और आपकी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी कराती हूं। और आप सभी को पता है कि अभी हम कुछ दिनों से कुछ लर्नर के रिक्वेस्ट पे मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी के ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा रही हूँ, PYQ। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही हूँ। तो जैसे कि कुछ लर्नर्स का रिक्वेस्ट था कि पैसेज को और भी ज़्यादा मतलब करवाया जाए, एक दो और क्लास दी जाए एग्ज़ाम से पहले। एक मैंने पैसेज अभी रिसेंटली करवाया था, और जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन पेपर हमने देखा था 135 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसी का ही मैं पैसेज, इसी पेपर से मैं पैसेज जो है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ऐसा मैंने कहा था। तो कहे गए मुताबिक आज मैं आपको इसी पैसेज का इसी क्वेश्चन पेपर का जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो दिया था पेडागोजी का पूरा सॉल्व करके, वो आज उसका मैं आपको पैसेज सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, जो पैराग्राफ है उसे आज हम देखेंगे। और क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पैसेज है 136 से 143 तक आपको आंसर करना है पढ़ के। मधुबनी पेंटिंग के बारे में दिया है मैंने, इसलिए स्पेशली इसको फोकस किया है। आप सभी को पता है आप सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दे रहे हैं, तो सीटेट पेपर 1 के EVS का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मधुबनी पेंटिंग जो है। इससे इतने तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप मधुबनी पेंटिंग के बारे में ये पैसेज पढ़ेंगे, आपके इंग्लिश के पैसेज की तैयारी तो होगी, साथ के साथ आपकी EVS में जो मधुबनी टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो मैंने डिटेल्ड मधुबनी जो पेंटिंग है उसके बारे में डिटेल टॉपिक पढ़ाया है अपने EVS की, जो मेरी प्लेलिस्ट है वहाँ जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगी आपका लिंक। उसको मैंने बहुत डिटेल में कराया है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग से तरह तरह के डिफरेंट वे पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, पर उससे क्वेश्चन ज़रूर आता है EVS में आपका मधुबनी पेंटिंग से। ठीक है, तो आज हम ये पैसेज सॉल्व करेंगे जो स्पेशली मधुबनी पेंटिंग को फोकस किया हुआ है, देखेंगे। और इसमें हम तो इस लिहाज से ये जो पैराग्राफ है ना, आपकी सीटेट का जो टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग, उसके लिए भी तैयारी हो जाएगी आपकी, और इंग्लिश पैसेज की भी तैयारी हो जाएगी। पैसेज पढ़ के आप इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह को देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती जाएगी, आपके पैसेज की तैयारी होगी। तो दोनों लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने BEd में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था। एज अ PGT इंग्लिश टीचर गवर्नमेंट स्कूल में मुझे कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए देखते हैं। द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज द ट्रेडिशनल है ना, पारंपरिक स्टाइल डेवलप इन द मिथिला रीजन। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखते जाएंगे। मधुबनी पेंटिंग के बारे में क्या कहा है, मधुबनी पेंटिंग की जो कला है वो पारंपरिक शैली, स्टाइल यानी शैली है ना, और ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक शैली में विकसित हुआ है। कहाँ, मिथिला रीजन में। कहाँ पे विकसित हुआ है, मिथिला रीजन। इन द विलेजेस अराउंड द मधुबनी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास का जो विलेजेस है या क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे ये डेवलप हुआ है। मिथिला, जनरली उसे मिथिला रीजन कहते हैं, बिहार का। ठीक है, मधुबनी, तो इससे एक क्वेश्चन बना सकता है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, आप बता सकते हैं बिहार की है। कौन से रीजन से बना सकता है, मिथिला रीजन से है ना, या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से विलेज से है, तो मधुबनी है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए 2 से 3 क्वेश्चन मैंने यहीं पे आपको बता दिया, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, ज़रूरी नहीं है ऐसा पूछ ले, लेकिन अगर पूछ लिया तो इस तरह से आप समझते जाएंगे। मधुबनी लिटरली मीन्स फॉरेस्ट ऑफ हनी, और मधुबनी का मतलब है ना, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब कहाँ से आया है, फॉरेस्ट ऑफ हनी, शहद का जंगल। मधुबनी का मतलब होता है शहद का जंगल। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज़ बिन ट्रेडिशनली यूज्ड बाय द वुमेन ऑफ द रीजन। और ये जो शैली है पेंटिंग की, इस पेंटिंग की जो शैली है, स्टाइल है, वो पारंपरिक रूप से किसके द्वारा यूज़ की जाती है, वुमेन ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के वुमेन के द्वारा। दो टुडे मैन आर ऑल्सो इन्वॉल्व टू मीट द डिमांड। देखिए क्या हो गया, पहले जनरली ये वुमेन ही इस पेंटिंग को बनाती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, इतना फेमस हो चुका है और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आजकल क्या करते हैं, जो वहाँ के जो फीमेल के साथ साथ जो मेल होते हैं, मैन हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं इस डिमांड को पूरी करने के लिए, मतलब जो भी उनके पास बिजनेस का जो जरिया है उसको पूरा करने के लिए। द वर्क इज़ डन ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड, फ्रेशली यानी कि बिल्कुल ताज़ा, प्लास्टर्ड मड है ना, प्लास्टर्ड जो मड होता है, ठीक है, मड वॉल है उस पर, मतलब आप देखते हैं गाँव में जो झोपड़ियाँ होती है या घर होते हैं, ज़्यादातर कच्चा हाउस होता है, उसको अच्छे से जो मड से प्लास्टर करते हैं, बढ़िया से लिपते हैं, उसी पे बनाया जाता है। तो फ्रेशली प्लास्टर्ड मड पे बनाया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पस,
कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि व्यापारिक या व्यवसाय पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए क्या होता है, इट इज़ नाउ बीइंग डन ऑन पेपर, क्लॉथ एक्सेट्रा। पहले तो जनरली ये घर के जो दीवार हैं जो कि एकदम फ्रेशली प्लास्टर्ड होते थे मड से, है ना, मिट्टी से, उस पे बनाया जाता था। अब इसकी डिमांड बढ़ चुकी है, बिजनेस के फॉर्म पे आ चुका है ये, तो अब किस में बनाया जाता है, पेपर, क्लॉथ एंड और भी कोई चीज़ें हैं ना, तो ETC दिया है, मतलब और भी चीज़ों पे बनाया जाता है। द पेंटिंग आर बेसिकली ऑफ रिलीजियस नेचर। तो पेंटिंग कैसी है, जनरली रिलीजियस यानी धार्मिक प्रकृति की है, रिलीजियस नेचर की है। दे आर डन इन द स्पेशल रूम, और कहाँ किया जाता है, स्पेशल रूम ऑफ देयर होम। स्पेशल रूम कहाँ, पूजा रूम। रिचुअल एरिया, जहाँ पे सब अपने पूजा पाठ के जो कर्म करते हैं, ठीक है, रिचुअल्स करते हैं। ब्राइडल रूम यानी कि जो दुल्हन होती है उसके रूम, है ना। ऑन द मेन विलेज वॉल, ठीक है, मेन जो विलेज है, मुख्य जो विलेज है उसके वॉल पे किया जाता है फॉर सेरेमोनियल एंड रिचुअलिस्टिक पर्पस, है ना, जो भी सेरेमनी होती है, पूजा पाठ होता है या रिचुअल होता है, उसके लिए क्रियाक्रम होता है, उसके लिए किया जाता है। द वुमेन ऑफर प्रेयर टू द डिटी बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। अच्छा, ये जो पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले वहाँ की जो औरतें हैं, पहले भगवान को, डिटी यानी मूर्ति या भगवान जी जिसे हम पूजते हैं, उसे पहले उसकी प्रार्थना करती हैं, उन्हें प्रेयर ऑफर करती हैं, है ना, फिर काम शुरू करती है। फिगर्स फ्रॉम द नेचर, अब फिगर यानी कि आकृति, फ्रॉम द नेचर, प्राकृतिक जो आकृतियाँ होती हैं, है ना, या माइथोलॉजी यानी पुराने पौराणिक जो कथाएं होती हैं, वो आर एडॉप्टेड टू सूट देयर स्टाइल। इनके जो पेंटिंग स्टाइल में शैली जो है इनकी पेंटिंग की, उसमें क्या किया जाता है, किसकी आकृतियाँ बनाई जाती है, नेचर, प्रकृति, या फिर माइथोलॉजी यानी कि पौराणिक जो चीज़ें हैं भगवान वगैरह से रिलेटेड, है ना, उस तरह से। तो जैसे कृष्णा की बना दिए, भगवान जी की बना दिए। नेचर बोले तो बोलेंगे अगर तो पक्षी, चिड़िया, मछली, इंसान डांस करते हुए जैसे, है ना, या फिर पेड़ पौधे, ये सब का बना दिया, तो ये सब क्या है, नेचर फिगर्स है। और माइथोलॉजी बोले तो भगवान वगैरह, है ना, तो ये सबको इन्होंने बनाना शुरू किया। द थीम एंड डिज़ाइन वाइडली पेंटेड आर द वर्शिप ऑफ हिंदू डिटीज़ सच एस कृष्णा, रामा, शिवा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सन, मून, तुलसी प्लांट, कोर्ट सीन्स, वेडिंग सीन्स एंड अदर सोशल इवेंट टेकिंग प्लेस अराउंड। जैसे अभी बताया आपको, प्राकृतिक जो फिगर हैं, आकृतियां हैं, वो होगी, उसके साथ माइथोलॉजी यानी भगवान से जुड़ी जो फिगर होंगी वो बनाएंगे। तो भगवान से जुड़ी माइथोलॉजी है आपकी, माइथोलॉजी यानी पौराणिक जो भगवान वगैरह से रिलेट करती है, कृष्णा, रामा, शिवा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सन, मून, है ना। और अगर नेचर की बात की जाए तो तुलसी का प्लांट है, ये भगवान के तौर पर भी माना जाता है और प्लांट तो माना ही जाता है। कोर्ट सीन वगैरह है, उसको बनाया जाता है। वेडिंग सीन्स है, या कोई भी सोशल सामाजिक जो इवेंट्स होते हैं, है ना, कार्यक्रम होते हैं आसपास उनके, उसे बना दिया जाता है, ठीक है। फ्लोरल यानी कि फूल, ठीक है, फ्लावर, फ्लावर को फ्लोरल कहा जाता है। एनिमल, फ्लोरल या एनिमल या बर्ड मोटिव्स, ठीक है। फ्लोरल या तो फूल वगैरह होंगे, एनिमल्स की चित्र होगी या आकृति होगी जानवर की या बर्ड की। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस जो होते हैं, ज्योमेट्री डिज़ाइन जानते हैं आप, ऐसे ऐसे इस पैटर्न में होता है ना ज्योमेट्री डिज़ाइन, इस तरह से अलग अलग, है ना, पैटर्न, उससे ज्योमेट्री डिज़ाइन कहते हैं। आर यूज टू फिल अप द गैप, तो जब ये चित्र बनाते हैं उसमें जो गैप बच जाता है उससे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से ये लोग क्या करते हैं, गैप को फिल करते हैं, भरते हैं। देयर इज़ हार्डली एनी एम्प्टी स्पेस इन दिस पेंटिंग, यही होगा, इन दिस स्टाइल। कॉटन रैप्ड अराउंड द बैम्बो स्टिक, तो मतलब ये जो पेंटिंग बनाते हैं उसमें कोई गैप नहीं होता है। कॉटन रैप मतलब कि बैम्बो स्टिक में कॉटन का जो कपड़ा है उसको लपेटा जाता है। रैप यानी लपेटना। बैम्बू स्टिक में कॉटन कपड़े को लपेट के ब्रश बनाते हैं और उसी से ये लोग पेंट करते हैं। द कलर अप्लाइड आर प्रिपेयर्ड बाय द आर्टिस्ट, और कलर्स जो है यूज़ करते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसको आर्टिस्ट के द्वारा, जो वहाँ चित्रकार हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। द स्किल इज़ हैंडेड डाउन द जनरेशन, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो कला है पास होती है, खत्म नहीं होती। एंड हैंस द ट्रेडिशनल डिज़ाइन एंड पैटर्न आर वाइडली मेंटेन, और चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, पारंपरिक कौन सी है ना, फिगर, नेचर फिगर है या माइथोलॉजी फिगर है, ये सबको वो मेंटेन रखते हैं, पैटर्न को चेंज नहीं करते हैं। जो पैटर्न पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है वो लोग मेंटेन करके चलते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द जेनेसिस, जेनेसिस यानी होता है ओरिजिन, ओरिजिन यानी बर्थ, ठीक है, शुरुआत या जन्म या बर्थ जो हुआ है। द क्या माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड यानी यह माना जाता है दैट जेनेसिस ऑफ मधुबनी पेंटिंग केम अबाउट व्हेन किंग जनक आस्क्ड फॉर पेंटिंग टू बी डेवलप फॉर हिज डॉटर सीता's वेडिंग।
तो ऐसा माना जाता है मधुबनी पेंटिंग का ओरिजिन, मतलब जेनेसिस यानी ओरिजिन, जेनेसिस हुआ, ओरिजिन हुआ, बर्थ हुआ कब, जब राजा जनक जो है, आपको पता है राजा जनक कौन है, सीता जी के पिताजी है ना, जब उनकी माता सीता की शादी हुई थी उसी समय राजा जनक ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए कहा था, उसी समय ये पेंटिंग विकसित हुआ है, उसी समय से। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर हम। क्वेश्चन नंबर 33 पहला था इसका क्वेश्चन, है ना, यहाँ पे बताया है 36, सॉरी बोलने में गलती हो गई, क्वेश्चन 36 से। तो इस तरह से ये आपका पैराग्राफ खत्म हुआ, आपको मैंने समझा दिया पैराग्राफ। अब 36 से क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ध्यान देंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैंने अंडरलाइन और हाईलाइट कराया है, आपको ध्यान में रखना है। मधुबनी पेंटिंग आर नो लॉन्गर डन एक्सक्लूसिव बाय वुमेन ऑन वॉल्स। पहले ही पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, है ना, कि ये सिर्फ यहाँ पे टुडे मैन आर ऑल्सो इन्वॉल्व टू मीट द डिमांड, है ना। अर्लियर दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूज बाय वुमेन बट टुडे मैन आर इन्वॉल्व। तो यहीं पे आंसर आपको मिल गया फर्स्ट का, कि क्या बोल रहा है, मधुबनी पेंटिंग आर नो लॉन्गर डन एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन। मधुबनी पेंटिंग अब सिर्फ वुमेन के द्वारा, एक्सक्लूसिवली मतलब होता है सिर्फ वुमेन के द्वारा नहीं की जाती है। कौन करता है, तो क्या होगा, सॉरी ऑप्शन में दिया है कि बिकॉज क्लॉथ इज मोर ड्यूरेबल, ये नहीं होगा। एज मैन आर बेटर पेंटर, ये भी नहीं होगा। एज पेपर इज चीपर, ये भी नहीं होगा। ये होगा टू मीट देयर वाइड स्प्रेड डिमांड। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब सिर्फ वुमेन नहीं, मैन भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे मैन इन्वॉल्व नहीं है बोला है, लेकिन ये बोला है कि सिर्फ वुमेन ही नहीं करती है ना, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग आर एसेंशियली ऑफ रिलीजियस नेचर व्हेन दे आर डन। मधुबनी पेंटिंग जो है एसेंशियली यानी कि मतलब नेसेसरली, ज़रूरत मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वे पे जो किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा किस पे किया जाता है, रिलीजियस नेचर। व्हेन दे आर डन इन द पूजा रूम, जब पूजा रूम की बात आती है तो एसेंशियली मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है, रिलीजियस नेचर हो जाता है ना, इसका जो प्रकृति है वो रिलीजियस यानी धार्मिक हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, इन द पूजा रूम। जब पूजा रूम में किया जाता है तो रिलीजियस हो जाता है, ये रिलीजियस नेचर हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 37 हो गया है ना, 38। These पेंटिंग बिकम सेक्युलर व्हेन दे डेपिक्ट यानी डिस्क्राइब करना, है ना, दर्शाना या वर्णन करना, और सेक्युलर होता है धर्म से जो रिलेट नहीं करता है, धर्म निरपेक्ष। ठीक है, धर्म निरपेक्ष जिसे कहते हैं, जो धर्म से रिलेट नहीं करता उसको सेक्युलर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि वो क्वेश्चन में इधर उधर करके पूछ लेते हैं। दिस पेंटिंग बिकम सेक्युलर, धर्म निरपेक्ष कब बन जाता है, जब इसे कब किया जाता है, तो देखिए वर्शिप ऑफ सरस्वती तो ये धर्म से जुड़ी है, तुलसी प्लांट धर्म से जुड़ी है, वेडिंग सीन्स भी धर्म से जुड़ी है, कोर्ट सीन्स वगैरह जो है तब ये धर्म निरपेक्ष नहीं होता है। ठीक है, अ मधुबनी पेंटिंग शोज ओनली, तो मधुबनी पेंटिंग क्या शो करती है, बैलेंस पोर्ट्रेयल ऑफ ऑल देम। क्यों, हिंदू डिटीज़ भी आता है, फ्लावर प्लांट्स आता है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन आता है, सब कुछ हमने ये लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा है ना। यहाँ पर ये देखिए फ्लोरल, एनिमल, बर्ड्स, मोटिव, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, और यहाँ पे है ना माइथोलॉजी जो है, ये सब भगवान जी के है ना, तुलसी प्लांट वगैरह सब कुछ, तो ये सब आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे दिया है अ बैलेंस पोर्ट्रेयल ऑफ ऑल ऑफ देम। हिंदू डिटी भी होता है, फ्लावर प्लांट भी होता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज लर्न इन द। मधुबनी पेंटिंग को कहाँ सीखा जाता है, तो भाई ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होता है, हमने अभी पढ़ा है ना। तो आश्रम नहीं है, कोई स्कूल या स्कूल में नहीं सीखा जाता है ना, या फिर कोई रिनाउंड आर्टिस्ट यानी फेमस आर्टिस्ट के द्वारा भी नहीं सीखा जाता। ये फैमिलीज एट होम, अपनी फैमिली में ही सीखा जाता है, वहीं से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है ना। एक जनरेशन मान लीजिए ये काम कर रही है, तो फिर वो जनरेशन अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेगी, और वो नेक्स्ट जनरेशन सेम उसी स्टाइल में करेंगे जैसे इस जनरेशन में किया जा रहा है। कोई पैटर्न में, कोई किसी चीज़ में चेंज नहीं होगा, जैसा चलता आ रहा है वैसा चलता आएगा। तो फैमिलीज एट होम होगा आपका आंसर, थर्ड नंबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 141। फ्लोरल यानी फ्लावर इज एन एडजेक्टिव। देखिए फ्लावर के बारे में बोला है, फ्लोरल मतलब फ्लोरल पैटर्न का बोलते हैं ना, फूल की तरह जो होता है ना, उसको बोला जाता है। फ्लावर है आपका नाउन, ठीक है।
और फ्लोरल बोल रहा है तो ये फ्लावर के विशेषण को, गुण को दर्शाता है। तो फ्लोरल इज एन एडजेक्टिव, ये एक विशेषण है डिराइव फ्रॉम द नाउन फ्लावर, जैसे कि अभी मैंने बोला फ्लावर से बना फ्लोरल होता है, ठीक है। तो जो भी मतलब फ्लावर प्रिंट होता है उसको फ्लोरल प्रिंट बोलते हैं। आप कपड़े उपड़े भी देखते हैं या कोई मैट शीट बेडशीट कुछ भी देखते हैं, आप बोलते हैं ना अरे ये तो फ्लोरल प्रिंट अच्छा लग रहा है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फ्लावर्स बने होते हैं। तो फ्लावर्स बने होते हैं इसीलिए ये बोला जाता है फ्लोरल प्रिंट है। तो कहने का मतलब है एडजेक्टिव बता रहा है फ्लावर जो नाउन है उसका। तो ठीक ऑरल जो है वो कहाँ से डिराइव है, कौन से नाउन से बोल रहा है? तो ऑरल यानी होता है सुनना, जो सुनते हैं, है ना, सुनने से रिलेटेड है। तो सुनने से रिलेटेड है तो क्या नाउन हो जाएगा? माउथ से तो नहीं सुनते हैं, मॉर्निंग तो सुबह होती है, आई तो आँख होता है, देखते हैं तो ईयर होगा, ईयर नाउन है आपका। ईयर क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी है, नाउन है, और इसी ईयर से आप सुनते हैं, ऑरल यानी कि सुनना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल। द वर्ड प्लास्टर्ड इज एन, देखिए फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल देखेंगे, ठीक है। तो मड वॉल क्या है? आपका नाउन है। फ्रेशली क्या है? एडवर्ब है, एल वाई लग रही है, क्योंकि फ्रेश जो है उस पर एल वाई लग रहा है, मतलब जो या तो एडवर्ब जो होता है वर्ब की विशेषता बताता है या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ये जो है ना इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि क्या है, यहाँ पे प्लास्टर्ड को पूछा है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच बता रहा है, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। तो इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। प्लास्टर्ड जो है, जो अंडरलाइन है, वो क्या है यहाँ पर? तो प्लास्टर्ड आप देख सकते हैं, प्लास्टर्ड जो वर्ड है यहाँ पे पार्टिकल, पार्टिकल यानी होता है टुकड़े, ये नहीं है। जरंड भी नहीं है। अगर वर्ब में आईएनजी लगता है ना तो जरंड हो जाता है, जैसे सिंग है ना। और इस सिंग यानी गाना वर्ब है, उसमें आईएनजी लग जाता है तो जरंड हो जाता है वो, ठीक है। तो ये जरंड भी नहीं है, आईएनजी नहीं है। इन्फिनिटिव भी नहीं है। जब वर्ब में टू लग जाता है तो इन्फिनिटिव होता है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है बी तो टू बी, है ना, या टू गो जो है वर्ब है तो टू बी, टू गो, ऐसा जो लग जाता है, टू लग जाता है वर्ब में तो इन्फिनिटिव हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। जरंड मैंने बताया, जैसे कि ईट में आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग। कोई भी वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है और वो नाउन के फॉर्म में आता है, ठीक है, नाउन का काम करता है तो जरंड होता है। पार्टिकल यानी टुकड़ा होता है, इससे ये तो ग्रामर का पार्ट ही नहीं है। इन्फिनिटिव जो होता है टू लग जाता है जब, उसको सब्जेक्ट से मतलब नहीं है ना, एकदम इंडिपेंडेंट होता है। अब ये सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करेगा, बी जो है वो बीच में या कहीं भी लगेगा, टू बी, है ना। और पार्टिसिपल जो होता है वो जब आपका वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है, विशेषण बन जाता है। जब आपका वर्ब जो है, वर्ब का क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। कोई वर्ब है वो आपका एडजेक्टिव का काम करता है, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये हमारा प्लास्टर्ड जो है, द वर्ड प्लास्टर्ड इज एन पार्टिसिपल। अब ध्यान से सुनेंगे कैसे पार्टिसिपल है। जैसे कि आपको मैंने ये तीन अच्छे से समझा दिया। जो भी हेल्पिंग वर्ब में टू लग जाता है या मेन वर्ब में, तो टू गो, टू बी, तो ये इन्फिनिटिव होता है। जेरेंट मतलब वर्ब में आईएनजी लग जाता है, वहाँ पे वो नाउन का काम करता है ना। सिंगिंग इज माई फेवरेट पास टाइम्स, या फिर स्विमिंग इज माई हॉबी, तो स्विमिंग नाउन का काम कर रहा है ना। स्विम से बना स्विमिंग, आईएनजी, तो ये जेरेंट हो गया, ये भी नहीं होगा। ये पार्टिकल की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो है ही नहीं ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे जैसे प्लास्टर करना का क्या मतलब होता है? लीपना, ये वर्ब है। आईएनजी लगा देते प्लास्टरिंग तो जरंड हो जाता। टू प्लास्टर बोल देते तो इन्फिनिटिव हो जाता। अब यहाँ पे एडजेक्टिव का काम जब करता है तो ईडी लग जाता है या ईएन लग जाता है, ठीक है। जैसे ड्राइव, ईएन की अगर बात करें तो ड्राइव है, और एन लग गया ड्राइवन, है ना, ड्राइवन मतलब ड्राइव किया। अब यहाँ पे प्लास्टर है, ठीक है, ईडी लग गया यहाँ पर, या तो ईएन लगे या तो ईडी लगे, तो एडजेक्टिव को बताता है। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्लास्टर है वर्ब, ईडी लग गया है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये पार्टिसिपल है। कैसे? फ्रेशली यानी कि ताज़ा, प्लास्टर्ड मतलब कि मड जो है कैसा है? ताज़ा, प्लास्टर्ड है। तो यहाँ पे प्लास्टर्ड है बोल रहा है ना, लिपा हुआ है, तो कैसा है? लिपा हुआ है, यानी एडजेक्टिव का, विशेषण का काम कर रहा है। मड वॉल कैसा है? लिपा हुआ है ना। जैसे कि फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर,
तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ब्यूटीफुल। उसी तरह से ये प्लास्टर्ड जो है वो लिपा हुआ है मड वॉल, ये बोल रहा है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब आपका जो वर्ब है एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव के फॉर्म पे यूज़ होता है, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। और ये जो प्लास्टर्ड जो है वो यहाँ पूछा गया है, प्लास्टर्ड आपका पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 43 जो लास्ट है शायद। द वर्ड जेनेसिस मीन्स द सेम एज। जेनेसिस का मतलब मैंने लास्ट पैराग्राफ में ही दिया था, वो बताया था आपको। यहाँ पर जेनेसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ना, इट इज़ बिलीव दैट द जेनेसिस ऑफ मधुबनी पेंटिंग, मतलब मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत, ओरिजिन। तो जेनेसिस का मतलब बर्थ होता है या ओरिजिन कह सकते हैं, शुरुआत, है ना। तो द वर्ड जेनेसिस मीन्स द सेम एज, इसमें जो वर्ड दिए हैं वो एक वर्ड इस जेनेसिस से सिमिलर होगा, मतलब उसका सिनोनिम होगा, वो आपको छांटना है। तो ग्रो करना मतलब ग्रोथ यानी बढ़ना, तो जेनेसिस यानी कि ओरिजिन यानी कि उसकी उपज, ठीक है, या उसका बर्थ। तो ग्रोथ यानी तो बढ़ना होता है ना, बड़ा जब होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बर्थ भी सही है और बर्थ यहाँ पे सही है। और देख लेते हैं ओरिजिनल, ओरिजिनल यानी कि बिल्कुल नया, है ना, जो प्राकृतिक है, ओरिजिनल है, तो ये तो नहीं होगा। स्पिरिट यानी कि जो आपका कैसा आपका मन है, स्पिरिट आपकी जो अंतरात्मा है वो कैसी है, उसको बोला जाता है ना। और यहाँ पे आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा, बर्थ है। फिर भी हमने सभी को इसलिए पढ़ा कि क्या क्या और दिया है, कहीं उससे रिलेट करता हुआ कोई सटीक वर्ड तो नहीं है, है ना। तो यहाँ पे बर्थ ही ऐसा वर्ड है जो उससे सिमिलर है। ग्रोथ यानी बढ़ना होता है, ओरिजिनल यानी कि बिल्कुल नया, है ना। ओरिजिनल जो होता है एकदम नया होता है जो, है ना, या ओरिजिनल मौलिक होता है ना, जो फेक नहीं होता। स्पिरिट यानी जो आपकी अंतरात्मा होती है ना, उसे कहते हैं। तो जेनेसिस का मतलब ओरिजिन होता है और बर्थ होता है, ये बर्थ उससे सिमिलर वर्ड है, सेम है। ठीक है, इस तरह से ये आपका 143 खत्म हो गया। ये तो फिर दूसरा पैराग्राफ आ गया है। तो आज मधुबनी पेंटिंग का जो पैराग्राफ है वो हम देखे हैं। ये मधुबनी करवाने के पीछे भी कारण यही था कि आप इसके बारे में जो भी फैक्ट्स दिए हैं वो अच्छे से पढ़ ले, तो ईवीएस की भी तैयारी हो जाएगी, आपकी पैराग्राफ की भी हो जाएगी। और इस तरह से ये ख़त्म हुआ है ना। 143 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपल में कोई डाउट ना हो, लेकिन मैंने अपनी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, जब वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में होता है, जरन कहते हैं, टू लग जाता है उसके पहले तो इन्फिनेटिव कहते हैं। और वर्ब जब एडजेक्टिव का काम करता है ईएन या फिर ईडी से, ईडी बन जाता है उसके वर्ड के आगे, तो वो पार्टिसिपल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज जो पैराग्राफ है ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, और कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके आप आसानी से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।